करते हैं। तो हाँ, यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने अपने पार्ट बी का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 6 में हमने बात की कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंसिंग ऑफ कंपनीज, कैसे कंपनी को फाइनेंस किया जाता है, शेयर कैपिटल के थ्रू या डेब्ट कैपिटल के थ्रू। फाइनेंस करने का मतलब कैसे कंपनी अपने पैसे का जुगाड़ करती है, क्योंकि अब नाउ कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस। तो हाउ कंपनी विल सोर्स द फाइनेंस, पैसा कैसे इकट्ठा करेगी कंपनी। मैंने आपको बोला दो तरीके होते हैं, या तो शेयर के थ्रू या डेब्ट के थ्रू। शेयर कैपिटल के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमने प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में समझा, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडिम्पशन कैसे होगा ये हमने बात की, इक्विटी शेयर्स को अंडरस्टैंड किया। और आज हम पढ़ने वाले हैं डीवीआर। डीवीआर इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स। क्या बोला मैंने? डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स। देखिए, आपने सुना होगा इक्विटी शेयर्स के बारे में, बट नई बात क्या है कि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। मैंने क्या बोला? इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो होंगे इक्वल वोटिंग राइट वाले या डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले। क्या बोला मैंने? इक्वल वोटिंग राइट वाले या डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले। व्हाट इट मीन्स, जब हम कहते हैं कि इक्वल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स का मतलब मैं भी इक्विटी शेयर होल्डर और आप भी इक्विटी शेयर होल्डर, अगर जनरल मीटिंग में वोट करेंगे तो आपको भी वोटिंग अधिकार मिलेगा, मुझे भी वोटिंग अधिकार मिलेगा, दोनों को सेम तरीके का वोटिंग राइट है। बट जब हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स की बात करते हैं तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर होल्डर्स को डीवीआर कहा जाता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट होल्डर्स, डीवीआर इक्विटी शेयर्स। इनके पास कुछ डिफरेंशियल वोटिंग राइट होते हैं। डिफरेंशियल मतलब बोलो कुछ अलग तरीके के वोटिंग राइट इनके पास होते हैं। अब जब ये कहते हैं कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट इनके पास होते हैं, इसका मतलब नॉर्मल इक्विटी शेयर्स से इनको कुछ कम वोटिंग राइट मिलते हैं। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? इस बात का जवाब ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के 200 शेयर खरीदे, ठीक है। अब एक बात बताइए, इतना बड़ा कॉरपोरेट, मैं पूरे इंडिया के एक छोटे से शहर जयपुर में बैठ के 200 शेयर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के खरीद लूँ, तो क्या मैं उनके डे टू डे डिसीजन मेकिंग में या उनके किसी इम्पोर्टेंट, मयंक प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए, ठीक, तो क्या मैं उनके डे टू डे डिसीजन मेकिंग में या उनके किसी काम में बीइंग अ मेंबर इंटरफेरेंस करूं? जबकि मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन केवल शेयर में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है, या तो मैं डिविडेंड में इंटरेस्ट रखती हूँ या मेरे शेयर की वैल्यू इन्हेंस हो, इस बात में इंटरेस्ट रखती हूँ। मुझे कंपनी के वो डिसीजन मेकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कंपनी मेरे जैसे शेयर होल्डर्स को डीवीआर इशू करती है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर इशू करती है। ये होते तो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर ही हैं, लेकिन इनको कुछ फ्यूअर वोटिंग राइट मिलते हैं। नॉर्मल इक्विटी शेयर से होल्डर से कुछ कम वोटिंग राइट इनको मिलते हैं। और दीज आर दी शेयर्स विच इज़ आइडियल। किसके लिए ये सही है, किसके लिए सुटेबल है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या स्मॉल इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मतलब मैंने एक बार पैसा किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया और मैं भूल गई, मुझे 5 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। या स्मॉल इन्वेस्टर्स, मैं बहुत कम क्वांटिटी में शेयर्स अगर किसी कंपनी के खरीदूं तो मुझे कंपनी के वोटिंग राइट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, मेरा इंटरेस्ट है हायर डिविडेंड में। तो मेरे जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी डीवीआर ऑफर करती है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स ऑफर करती है, ठीक है। बात समझ में आ गई ये आपको? डीवीआर क्या होते हैं? मैम एक स्वेट इक्विटी शेयर भी होते हैं ना? अभी हमने नहीं बात की, हम पढ़ेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स भी आएंगे, इट विल कम, ठीक है। बट अभी आपके नॉलेज के लिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर नॉट डीवीआर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स लाइक ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, ठीक। चलिए मैम एक बार शॉर्ट में बता दीजिएगा ये एक समरी। डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर होल्डर का मतलब ऐसे शेयर होल्डर जिन्हें कंपनी की डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट नहीं है। बोलते हैं कि तुम इनको, अगर कंपनी के डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर लेती हूँ तो कंपनी बोलेगी इन 10 मैटर पे सोनल आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। लेकिन आदित्य के पास नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स हैं, तो कंपनी के हर मैटर पे जहां मेंबर को वोटिंग का अधिकार होगा, आदित्य आप वोट करोगे
लेकिन मैं हर मैटर पे वोट नहीं करूंगी। तो फिर मैं किस मैटर पे वोट करूंगी? जब कंपनी मुझे डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू करेगी, एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स ही कंपनी मुझको बता देगी कि इन मैटर पे आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। मैंने पूछा आदित्य को मिलेगा? बोले हाँ उनको तो मिलेगा क्योंकि ही इज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर होल्डर हो। गॉट इट आदित्य? कुछ डाउट? ओके मैम, गॉट इट। ओके, चलिए नाउ अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले जो शेयर होल्डर्स होते हैं या जब कंपनी जिनको डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर देती है, ये आम नहीं है, ये खास है। ठीक है, आम मतलब ऐसे नहीं समझना मैंगो वाला सीजन है तो खाने वाला आम है, आम मतलब जनरल। ये आम नहीं है, ये खास है। इसीलिए जब भी कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू करती है, कंपनी को कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है। तो फिर क्या नॉर्मल इक्विटी शेयर जब इशू करती है तब भी मैम कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है? नहीं, तब कोई कंडीशंस को पूरा नहीं करना पड़ता। जब भी कंपनी नॉर्मल इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, नो कंडीशंस, क्योंकि ये बोला जाता है ये कंपनी का इम्प्लाइड राइट है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो वो नॉर्मल ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, बट प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहे तो कल हमने पढ़ा था कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, और डीवीआर इशू करना चाहे तो भी कंडीशंस कंपनी को पूरी करनी पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 43 कौन सी कंडीशंस कंपनी को डीवीआर इशू करते टाइम पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कौन सी कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है? जवाब है हर कंपनी। हर कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है, चाहे वो लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो। शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो डीवीआर इशू कर सकती है। क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी? पहली कंडीशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होना चाहिए, यानी अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको परमिट करेंगे, ठीक है, तभी कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। इसका मतलब एओए में ऑथराइजेशन होना मस्ट है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डीवीआर इशू करने की पावर ना हो तो क्या करें बताइए? कंपनी वांट्स टू इशू डीवीआर, कंपनी डीवीआर इशू करना चाहती है बट एओए में प्रोविजन नहीं है, क्या करें बताइए? क्या समाधान है समस्या का? बताइए। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके मैम, एसआर पास कर दो। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके हम आर्टिकल को अल्टर कर देंगे और प्रोविजन इंसर्ट कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ओआर चाहिए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए। यहाँ पे एजीएम शब्द लिखा है, ए को काट दीजिए, जनरल मीटिंग, यानी जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए। किस लिए? डीवीआर इशू करने के लिए। अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया है तभी डीवीआर इशू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। और अगर लिस्टेड कंपनी है, मतलब कोई ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, ठीक है, तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? डीवीआर इशू करने के लिए जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू पास कराना पड़ेगा। पोस्टल बैलेट का मतलब वोटिंग एट डोर स्टेप। मैंने पहले भी आपको बोला था, डिटेल में हम इस सेक्शन को मीटिंग्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना, घर बैठे वोटिंग की सुविधा, यानी जो भी लिस्टेड कंपनी है वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर अगर इशू करना चाहती है तो ओआर पास करने के लिए जो मीटिंग का नोटिस भेजेगी वो कैसे भेजेगी? चिट्ठी के थ्रू भेजेगी। भाई आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही इस चिट्ठी पे हाँ या ना लिख के भेज देना। वोटिंग एट डोर स्टेप, पोस्टल बैलेट, पोस्ट के थ्रू आपका बैलेट देने की सुविधा। तीसरी बात, तीसरी कंडीशन, एंड ऑल दीज कंडीशन आर साइमल्टेनियस, मीन्स साथ साथ आपको पूरी करनी है ये कंडीशन। ऐसा नहीं कि या तो एओए में प्रोविजन डाल दो या फिर ओआर पास कर दो, नहीं, सब कंडीशन साथ साथ पूरी होगी। तीसरी कंडीशन, जब भी कंपनी डीवीआर इशू करना चाहती है, देखिए मान लीजिए कंपनी की पेडअप शेयर कैपिटल है 1 लाख, ठीक है, आज एज ऑन डेट कंपनी की पेडअप शेयर कैपिटल है 1 लाख। कंपनी 50,000 के डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू कर देती है, ठीक है।
कंपनी 50,000 के डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर देती है, ये डीवीआर है की वैल्यू है। तो मुझे बताइए डीवीआर इशू करने के बाद व्हाट वुड बी द पेड अप शेयर कैपिटल। डीवीआर इशू करने के बाद व्हाट वुड बी द पेड अप शेयर कैपिटल? 1,50,000। ये मैं इसको कह दूं दिस इज पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल, दिस इज पोस्ट इशू। पोस्ट इशू मतलब डीवीआर इशू करने के बाद की पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है। अब क्या बोला गया कि आप डीवीआर का रेशो है ना, आप डीवीआर का रेशो किससे निकालिए? आपकी पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल से निकालिए। आप अपने डीवीआर का रेशो अपनी पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल से निकालिए, और ये रेशो ज्यादा से ज्यादा कितना आना चाहिए? 26%। ये रेशो क्या आ रहा है कैलकुलेट करके बताइए मुझे। डीवीआर पेड अप शेयर कैपिटल का कितना परसेंट है? टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का, पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल का डीवीआर कितना परसेंट है यहां पे बताइए? 33% है। लेकिन कंडीशन क्या बोलती है? ये परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 26। इसका मतलब आप 50,000 के डीवीआर इशू नहीं कर सकते। आप उतने ही डीवीआर इशू कीजिए जिसका रेशो कितना बैठे? 26%। इससे ज्यादा आप पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल का डीवीआर प्रोपोर्शन नहीं रख सकते। ये सी पॉइंट एक बार वापस पढ़ लीजिए। मैम देखो मुझे कुछ समझ नहीं आया है, आप मुझे समझाएंगे पर पॉइंट ऑफ मैम ये कंडीशन हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है क्या? वॉट एवर, वो हूसोएवर कंपनी वांट्स टू इशू डीवीआर, जो भी डीवीआर इशू करना चाहती है पहले से ये एस्टिमेट करे कि डीवीआर इशू करने के बाद अगर मेरी पेड अप कैपिटल इतनी हुई तो डीवीआर का पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल से जो रेशो निकल के आए वो ज़्यादा से ज़्यादा 26% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई पूछ रहा था बीच में कुछ, समवन एल्स इज आस्किंग समथिंग। मैं पूछ रही थी, मेरे को ना समझ नहीं आया था ये पॉइंट थर्ड वाला आप बता रहे थे ना। अभी आ गया? ये रेशो वाली बात समझ नहीं आई मैम मेरे को। आप अपनी, मैंने क्या बोला, आपकी पहले पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख थी, ठीक है। आपने 50,000 के डीवीआर इशू किए तो पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल कितनी हो गई चंचल? अपनी 1,50,000 हो गई ना? जी मैम। है ना। अब आप क्या करिए, डीवीआर का पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल से रेशो निकालिए। ये देखो 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 करती हूं तो मेरा 33% आता है। दिस इज नॉट अलाउड। डीवीआर का पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल से रेशो ज़्यादा से ज़्यादा 26% आ सकता है। यानी इस कंडीशन में कंपनी 50,000 के डीवीआर इशू नहीं कर सकती। फिर कितना करे? कम करे। इस फॉर्मूले से निकाल के देखे, x डिवाइडेड बाय 1 लाख प्लस x इज इक्वल्स टू 26% होना चाहिए। तीसरी चीज, तीसरी कंडीशन, जब भी कंपनी डीवीआर इशू करे पिछले 3 सालों का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखे और वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होने चाहिए। यानी कंपनी के पास पिछले 3 सालों में कंसिस्टेंट प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, लास्ट 3 ईयर्स में, ठीक है। इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 सालों में नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। यानी हर कंपनी को क्या करना होता है, हर साल, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, हर कंपनी को हर साल एक बार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक एनुअल रिटर्न होता है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट करने पड़ते हैं। दिस इज एनुअल कंप्लायंस, एवरी कंपनी हैज़ टू डू इट। बट अगर कोई कंपनी डीवीआर इशू करना चाहती है और पिछले 3 सालों में, ठीक है, उसने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल करने में कभी डिफॉल्ट किया है, कभी भी 3 सालों में किया हो, 1 बार किया हो, 2 बार किया हो, कभी भी पिछले 3 सालों में डिफॉल्ट किया है, तो वो कंपनी डीवीआर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। अगली कंडीशन, जब भी कंपनी डीवीआर इशू करना चाहे तो बोलेंगे आपका कोई डिफॉल्ट सबसिस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कोई डिफॉल्ट उस दिन
एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। कौन सा डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए? डिविडेंड डिक्लेयर करने का कोई डिफ़ॉल्ट है, या कंपनी ने अपने डिपॉजिट्स का पेमेंट नहीं किया है, या कंपनी ने आपके प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं किया है, या कंपनी ने डिबेंचर या उनके ब्याज का पेमेंट नहीं किया है। एज ऑन डेट, जिस दिन कंपनी डीवीआर इशू करना चाहती है उस दिन अगर कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है तो कंपनी डीवीआर इशू नहीं कर सकती है। ठीक। अगली कंडीशन, जब भी कंपनी डीवीआर इशू करना चाहे इस बात को इंश्योर करे कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड को देने में, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो डिविडेंड को देने में, या पीएफआई, पीएफआई स्टैंड्स फॉर इट्स अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएफआई स्टैंड्स फॉर पब्लिक फाइनेंशियल institution, and SFI stands for स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक, कोई स्टैट्यूटरी पेमेंट ड्यू टू एम्प्लॉय, मतलब कोई ग्रेचुटी, बोनस, पीएफ का पैसा, या कोई भी अमाउंट जो कि आईएपीएफ में, आईईपीएफ का नाम लिख लीजिए, आईईपीएफ स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। आईईपीएफ में एक तरीके का एक फंड होता है जो कि कंपनीज एक्ट के तहत क्रिएट करना पड़ता है। तो आईईपीएफ में अगर कोई पैसा क्रेडिट होना है तो वो भी टाइमली हुआ हो, उसमें कोई डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जिस दिन कंपनी डीवीआर इशू करना चाहती है। ठीक है, और पिछले 3 सालों में, लास्ट 3 years में, कंपनी हैज़ नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय कोर्ट, बाय ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग लास्ट ईयर। पिछले 3 सालों में कंपनी को किसी कोर्ट ने, किसी ट्रिब्यूनल ने, आरबीआई एक्ट में, सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सेबी एक्ट में कोई पेनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। फेमा स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या किसी और स्पेशल एक्ट में कोई पेनलाइजेशन नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों के दौरान। अगर ये सारी कंडीशन साथ साथ पूरी हुई तो कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है। बट कंपनी कभी भी ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स को डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकती। मतलब अगर कंपनी डीवीआर इशू करना चाहती है तो कंपनी डीवीआर का ओरिजिनल इशू लेकर आए, कंपनी अपने ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स को डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, और जब भी कंपनी डीवीआर इशू करेगी, कंपनी को एक रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना होता है अंडर सेक्शन 88, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड है, और उस रजिस्टर में अगर मेरा नाम लिखा है और अगर मैं डीवीआर होल्डर हूँ तो मेरे नाम के आगे क्लियरली डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि मेरे पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, ताकि रजिस्टर ऑफ मेंबर खोलते ही पता लग जाए कि कौन ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर है और कौन डीवीआर होल्डर है। तो दिस इज द कंडीशंस डीवीआर इशू करने की। इसमें किसी भी पॉइंट में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट? कोई कुछ पूछना चाहता है? नो मैम, नो डाउट। चलिए, दिस इज अ सेल्फ रीडिंग। ये एक डिफरेंट इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस है, आप अपने आप पढ़ के देख लीजिएगा। अगले सेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 52, इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट अ प्रीमियम। ठीक है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट अ प्रीमियम, इसका मतलब देखिए, प्रीमियम का मतलब क्या? प्रीमियम मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं, अबव
एट पार। अबव एट पार मतलब मान लीजिए कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, दिस इज अ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के ऊपर अगर कंपनी शेयर इशू करती है, मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू किया 120 रुपये में, तो हम बोलेंगे अबव एट पार। एट पार मतलब फेस वैल्यू से ऊपर अगर कंपनी शेयर इशू करेगी तो हम बोलेंगे कंपनी ने शेयर प्रीमियम पर इशू किए। क्या किया कंपनी ने? कंपनी ने शेयर प्रीमियम पे इशू किए। अबव एट पार, कंपनी ने प्रीमियम पर शेयर इशू किए। ठीक है, अब अगर कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है तो मुझे बताइए कौन सबसे पहले डिसाइड करेगा कि कंपनी के शेयर 100 रुपये में नहीं 120 में इशू करने चाहिए, 130 में इशू करने चाहिए? क्योंकि कंपनी के कह देने से थोड़ी कोई प्रीमियम पे शेयर आपके शेयर ले लेगा। कंपनी की वैसी वर्थ होनी चाहिए ना कि कंपनी के शेयर अगर आप मार्केट में प्रीमियम पे इशू करोगे तो लोग खरीदेंगे। तो बताइए हु विल डिसाइड कि कंपनी के शेयर प्रीमियम पे इशू करने चाहिए? मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि कंपनी के शेयर प्रीमियम पे इशू किए जा सकते हैं, और अगर किए जा सकते हैं तो कितने प्रीमियम पे इशू किए जा सकते हैं। यानी प्रीमियम का अमाउंट कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड डिसाइड करेगा। प्रीमियम का अमाउंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, नाउ जब भी हम कहते हैं कंपनी के शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए जा सकते हैं, कंपनी के शेयर्स नहीं, कंपनी की सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू किए जा सकती है। सिक्योरिटीज का मतलब इट इंक्लूड शेयर्स, इट इंक्लूड्स डिबेंचर्स, सभी इसमें शामिल है, यूनिट्स, बॉन्ड्स। तो कंपनी अपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू कर सकती है जब भी कंपनी को ये लगता है कि कंपनी के शेयर एट पार से ऊपर बिक सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, ठीक। रेट ऑफ प्रीमियम कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। ठीक है, इन दो लाइन को हटा दीजिए। ठीक है, नाउ अच्छा एक सेकेंड, सॉरी ये नहीं, ये दो लाइन हटा दीजिए, लास्ट वाली। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹110। व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग एंट्री? कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, कंपनी ने 110 रुपये पे शेयर इशू किए, तो क्या बोलूं? शेयर इशूड एट प्रीमियम, ऐसा कह सकती हूँ क्या? जी मैम। हाँ, तो व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग एंट्री? क्या अकाउंटिंग एंट्री होती है जब कंपनी इस तरीके से शेयर इशू करती है? आपने 12th में सीखी होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नो मैम, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता पहले में, उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम पे आता है वो। ठीक है, मतलब ओके, बट नट शेल में हाँ बात हम यही करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट होगा, राइट? ठीक है, यस मैम। हाँ, अभी मेरा यहाँ पे आपको समझाने का मतलब क्या है कि आपके पास आएगा 1,10,000 रुपया, ठीक है, लेकिन शेयर कैपिटल कितने रुपए से क्रेडिट होगी? 1 लाख। और प्रीमियम का पैसा कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। यानी कहने का मतलब ये कि जब भी कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट आपको एक अलग अकाउंट में अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, और ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, इट इज नॉट फ्री रिजर्व्स। ये क्या है? ये पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक काइंड का फिगर है, स्पेसिफिक काइंड का रिजर्व है, जिसके की यूजेस स्पेसिफिक है और उन्हें स्पेसिफिक काम में ही लिया जा सकेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम आम नहीं है, खास है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज कहाँ होगा? जहां पे सेक्शन 52
बोलता है, ठीक है। इट इज नॉट इन नेचर ऑफ फ्री रिजर्व्स, इट इज अ नेचर ऑफ अ कैपिटल रिजर्व। ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री रिजर्व्स और, चलिए फ्री रिजर्व नहीं ऐसे बोलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व? सुना है क्या ये नाम? रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व। आदित्य सुना है आपने? दोनों नाम सुने? सुना है मैम, सुना है। क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में? मैम वैसे फिक्स तो कह नहीं सकता, लेकिन रेवेन्यू रिजर्व शायद अपन तभी मनाते हैं जब प्रॉफिट होता है, ये अपन आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्रिएट करते हैं शायद। ओके, और कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व प्रीमियम के थ्रू जितना भी अमाउंट आता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, रेवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स, ठीक है, जनरली दोनों ही प्रॉफिट से क्रिएट किए जाते हैं। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बट डिफरेंस क्या है, रेवेन्यू रिजर्व्स के जो यूज होते हैं वो जनरल होते हैं, मतलब प्रॉफिट का जो हिस्सा आपने रेवेन्यू रिजर्व में डाल दिया वो आप किसी भी पर्पस में काम ले सकते हो। लेकिन कैपिटल रिजर्व के यूज कैसे होते हैं? स्पेसिफिक। प्रॉफिट का जो हिस्सा आपने कैपिटल रिजर्व में डाला है उसको जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उसी पर्पस में आप काम ले सकते हो। हर किसी पर्पस में कैपिटल रिजर्व काम नहीं ले सकते। जैसे रेवेन्यू रिजर्व का एग्जांपल है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपका यूज स्पेसिफिक होता है, जनरल होता है, किसी भी काम में काम ले सकते हो। जनरल होता है। हाँ जनरल होता है, हम किसी भी काम में ले सकते हैं। लेकिन डिबेंचर रिडिम्पशन रिजर्व, नाम सुना है आपने? डीआरआर, डिबेंचर रिडिम्पशन रिजर्व क्यों बनाती है कंपनी? डिबेंचर रिडिम्पशन रिजर्व क्यों क्रिएट करती है? डिबेंचर्स के रिडम्पशन के टाइम में काम आता है। डिबेंचर रिडेम्पशन के टाइम में। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा कहां से डाला जाता है, कहां से लेके आती है हर साल? कैसे डीआरआर बनाएगी? प्रॉफिट्स में से लाती होगी। प्रॉफिट्स में से ही जाता है, यानी जनरल रिजर्व में भी पैसा प्रॉफिट में जाएगा, डीआरआर में भी पैसा प्रॉफिट में जाएगा। लेकिन क्या डीआरआर से आप डिविडेंड बांट सकते हो? नो मैम, नहीं, डीआरआर तो केवल डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के काम में आएगा क्योंकि ये इसका यूज स्पेसिफिक है। तो जिसका जो आम है वो रेवेन्यू रिजर्व है और जो खास है वो क्या है? कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में डाले गए पैसे का यूज स्पेसिफिक होता है। अब कैपिटल रिजर्व दो तरीके के होते हैं। एक होता है, आप भी बना लीजिए ये, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, और दूसरे होते हैं नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब क्रिएटेड एज पर लॉ, जो कानून कहता है और आप बनाते हो, ठीक है, जो लॉ कहता है और आप बनाते हो। मतलब एग्जाम्पल, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आपने डिबेंचर इशू किए तो हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको डीआरआर में डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसा रिजर्व हो गया? क्यों बनाया आपने? आपकी इच्छा थी या स्टैच्यू ने कहा, कानून ने कहा? कानून ने कहा, ठीक है, लॉ ने कहा। तो डीआरआर इज अ स्टैट्यूटरी काइंड ऑफ कैपिटल रिजर्व। नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व एज पर विश ऑफ कंपनी, ठीक है। कंपनी अपनी इच्छा से कुछ पैसा किसी स्पेसिफिक रिजर्व में डाल के रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन रिजर्व, नाम सुना है क्या आपने? हाँ मैम, रिवैल्यूएशन किस काम आता है? जब स्टॉक की मैं तो रिवैल्यू में पढ़ा था।
असेट्स के वियर टियर मेंटेनेंस में काम आता है। हर साल अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा कंपनी रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल के रखती है, ठीक है। तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में अगर पैसा डाल दिया तो वो असेट के वैल्यूएशन वियर टियर मेंटेनेंस में काम आएगा, आप और कहीं उसे काम नहीं ले सकते। बट रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाने के लिए कंपनीज एक्ट नहीं कहता, कंपनी अपनी इच्छा से बनाती है, लेकिन अगर बना दिया तो फिर काम तो उसका स्पेसिफिक ही होगा, हर कहीं आप उसे यूज नहीं ले सकते। तो कैपिटल रिजर्व दो तरीके के हो गए, स्टैट्यूटरी रिजर्व और नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व, जिनका यूज स्पेसिफिक होता है। डिफरेंस समझ में आ गया अभी रेवेन्यू कैपिटल रिजर्व में? हाँ। ठीक है, अब आप यहां ये बना लिया सबने, एवरीवन हैज ड्रॉन इट? थोड़ा तो हाँ। ऊपर करना मैम, इसको ऊपर स्लाइड। बढ़े आगे। मैम 2-3 और एग्जांपल दे दीजिए नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व का। नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व का हाँ, जनरली यही होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व ही होते हैं। फिर इसके अलावा तो कंपनी अपना कोई लाइबिलिटी को मीट आउट करने के लिए, कैसी भी लाइबिलिटी को मीट आउट करने के लिए रिजर्व बना सकती है। ओके मैम। ठीक है, हाँ। और देखिए यहां पर क्या लिखा है, सिक्योरिटीज द प्रीमियम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट। ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है, आप इसे प्रॉफिट मत ट्रीट करना। एन अमाउंट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, क्योंकि ये फ्री पैसा नहीं है। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व, इसको आप फ्री रिजर्व की तरह ट्रीट नहीं करोगे। इट इज इन नेचर ऑफ कैपिटल रिजर्व। क्या बोला, ये कैपिटल रिजर्व के नेचर का है। इसका मतलब इसका स्वभाव बिल्कुल वैसा है जैसा कैपिटल रिजर्व का होता। इसका मतलब क्या, बेसिक उसमें यूज लेंगे इसको। हाँ, इसका यूज स्पेसिफिक है। और स्पेसिफिक का मतलब क्या, स्पेसिफिक का मतलब जो भी सेक्शन 52 में लिखा हुआ है वही सेक्शन इसका यूज है। ठीक है, अगली बात, जब भी कंपनी सिक्योरिटीज अपनी प्रीमियम पे इशू करना चाहती है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी प्रोविजन की जरूरत नहीं है। मतलब प्रीमियम पे शेयर इशू करना इम्प्लाइड राइट है, कंपनी कर सकती है। ओके, और सिक्योरिटीज प्रीमियम पे शेयर इशू करने के लिए कोई खास रिस्ट्रिक्शन कंडीशन नहीं है। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है। ठीक, जब भी प्रीमियम का पैसा आएगा आप उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, चाहे आपको वो कैश में रिसीव हुआ हो या अदरवाइज। यानी प्रीमियम का पैसा एक खास अकाउंट में डालना है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप कहां कहां यूज कर सकते हो, स्पेसिफिक यूज है। ठीक है, जब भी आप बोनस शेयर इशू करना चाहो, क्योंकि जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो बोनस शेयर इशू करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है, क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर को तो फ्री में शेयर बांटती है, उनसे तो पैसा ले नहीं सकती। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना। बैलेंस शीट में कहां दिखाए जाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बताओ? बिल्कुल, असेट साइड में। तो जब भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप राइट ऑफ करना चाहो सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हो। तीसरा यूज, कंपनी अगर अपने इशू ऑफ शेयर्स के कुछ एक्सपेंसेस हैं या कमीशन है वो यहां से राइट ऑफ कर सकती है, या डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड के ऊपर लिख लीजिए स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्योंकि अभी नॉर्मल शेयर तो डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं। ये क्या होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, हम आगे पढ़ लेंगे, अभी केवल नाम। स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर अगर कोई डिस्काउंट दिया है वो राइट ऑफ किया जा सकता है, या कोई आपने कोई अंडरराइटिंग कमीशन है या कोई एक्सपेंसेस हैं, दैट इज ऑल्सो कैन बी राइट ऑफ फ्रॉम दी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कंपनी अपने
प्रेफरेंस शेयर के रिडिम्शन के ऊपर अगर कोई प्रीमियम है या डिबेंचर के रिडिम्शन पे प्रीमियम है, वो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से दे सकती है। और बायबैक, बायबैक का मतलब, ये सब हम डिटेल में सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। बायबैक का मतलब कंपनी अपने इशू किए गए शेयर्स को वापस खरीदना चाहती है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से पैसा ले सकती है। तो ये 5 ABCDE सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूज हैं। बट कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, क्या बोला, ये देखिए, आपको ये कुछ जानी पहचानी लाइन लग रही है क्या, जो मैंने यहां पे मार्क की है? यस मैम। कल हमने बात की थी ना, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज, या जिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 133 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, मैंने आपको क्या लिखाया था, वो कंपनी अगर अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडिम्शन प्रीमियम पे करना चाहे तो उसको प्रीमियम कहां से लेना होगा? फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व से लेना होगा। यानी ये वाली कंपनीज अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज क्लॉज नंबर ACE में नहीं कर सकती। मतलब अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम से ये वाली कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती, एक्सपेंसेस को राइट ऑफ नहीं कर सकती, और प्रेफरेंस शेयर का रिडिम्शन भी नहीं कर सकती प्रीमियम पे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज आस्क। राइट, डन। कुछ और पूछना कुछ आगे बढ़े? ठीक है, अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 53। ठीक है, 52 प्रीमियम पे, 53 डिस्काउंट पे। लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है कि प्रोहिबिशन है, नो, बड़ा सा ना है, बोला नो, कंपनी अभी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। जब कंपनी अपने पार वैल्यू, फेस वैल्यू से ऊपर शेयर इशू करती है तो क्या कहते हैं? प्रीमियम। और जब फेस वैल्यू से कम पे शेयर इशू करती है तो क्या कहते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट। लेकिन कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती, मना किया गया है, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। यानी केवल और केवल और केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स ही ऐसे शेयर्स हैं जो कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा कोई कंपनी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने डिस्काउंट पर गलती से शेयर इशू कर लिए तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। वॉइड मतलब नल एंड वॉइड। ऐसा मान लेंगे जैसे कंपनी ने कोई शेयर इशू किए ही नहीं हो। और जिस व्यक्ति ने कंपनी के शेयर डिस्काउंट पर शेयर इशू करने की गलती की, उसको 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन लगेगा। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी पे तो फाइन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कंपनी ने क्या गलती की? कंपनी ने डिस्काउंट पर शेयर इशू किया। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, जिसको जिम्मेदारी दी थी, उसने अगर इस तरीके का काम किया तो उसके भी ऊपर भी 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन, या उसे 6 महीने तक के लिए, अप टू है मैक्सिमम 6 मंथ तक के लिए बड़े घर की हवा खानी पड़ सकती है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में बहुत जगह पे इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस हैं। तो दिस इज सेक्शन 53, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। मैम। हाँ जी, बोलो नितिन। मैम, जैसे कि हम पहले पढ़ा करते थे कि इक्विटी शेयर्स पे डिस्काउंट होता था, तो वो स्वेट इक्विटीज होते थे क्या? आपने 12th में अकाउंटिंग की है? जी मैम। वो स्वेट इक्विटी है, क्योंकि आई थिंक आपने तो 12th करा होगा 2018-19 अराउंड, राइट? मैम ग्रेजुएशन हूँ मैं। अच्छा, आप ग्रेजुएशन से हैं, ओके। केवल अगर डिस्काउंट पर शेयर इशू करने की एंट्री हो रही है ना, तो वो स्वेट इक्विटी शेयर्स ही होंगे। ओके मैम। है ना, वो स्वेट इक्विटी शेयर्स ही होंगे। नॉर्मल शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, प्रोहिबिशन है। ओके मैम। ओके, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कंटेंट इतना ही बात करेंगे हम, ओके।